हेलो बच्चों, जय हिंद सभी बच्चों को जो बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और आज की क्लास आपकी होने वाली है ज्योग्राफी की क्लास। आज आपका एक तारीख है 1/7/2023 और आज हम लोग क्लास करने वाले हैं बिहार पुलिस में। आज की क्लास है आपका ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी की क्लास करने वाले हैं और आज ज्योग्राफी की क्लास में आज सभी बच्चे देखेंगे कि ज्योग्राफी के बारे में आज स्टार्टिंग हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि लाइक सिलेबस दीजिए, तो सिलेबस उस गेट को बंद कर दीजिए, एक आदमी सिलेबस दीजिए तो ज्योग्राफी का। चलिए, आपको पता होना चाहिए जो आपको सिलेबस दिया गया है ज्योग्राफी से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिहार पुलिस में ज्योग्राफी से आपका 11 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 11 क्वेश्चन रहेंगे आपके ज्योग्राफी से और आपको ध्यान से पढ़ना है। और ज्योग्राफी में आपका सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी का सिलेबस आपको थोड़ा बता दिया जा रहा है कि ज्योग्राफी का जो हम लोग का सिलेबस है इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। ज्योग्राफी के सिलेबस में पहला नंबर में मानव भूगोल। बच्चे बोर्ड पे देखिए ध्यान से, मानव भूगोल के मूल तत्व। और उसके बाद आपका है भारतीय भूगोल। इसके बाद आपका आता है आर्थिक भूगोल। और इसके बाद हम लोग का आता है बिहार भूगोल। तो सही बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे सही बच्चे। तो बिहार पुलिस की जो वैकेंसियां इस बार आई हुई है 2023 की जो वैकेंसियां हैं और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं सारे बच्चे। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई है ज्योग्राफी। हम लोग सही पॉलिटी आपको समझा चुके हैं, हिस्ट्री समझा चुके हैं और आज की क्लास आपका ज्योग्राफी है। और ध्यान से इसको देखना है कॉन्सेप्ट को कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस है हम लोग का। तो ज्योग्राफी में 11 नंबर के क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और पढ़ना क्या क्या हम लोग को, मानव भूगोल के मूल तत्व, भारतीय भूगोल, आर्थिक भूगोल और बिहार भूगोल। इसका ग्रुप में डाल दिया गया है, सभी सिलेबस के बारे में डाल दिया गया है आपको कि सभी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, स्टैटिक्स में, करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब आपको बता दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टॉपिक है ज्योग्राफी में मानव भूगोल के मूल तत्व, भारतीय भूगोल, आर्थिक भूगोल और बिहार भूगोल। अब हम लोग इसमें क्लास क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी कितने प्रकार के होते हैं, इसके जनक क्या है, फादर क्या है। और उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये दो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत आसान है, अच्छा है, समझ में जल्दी आएगा। उसके बाद भारतीय भूगोल और बिहार भूगोल के बारे में हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। देखिए ज्योग्राफी जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक जियो और एक ग्राफी। जियो और ग्राफी आपको पता होना चाहिए। जियो का मतलब क्या होता है, द अर्थ, इसको पृथ्वी कहते हैं। और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अर्थ मैंने पृथ्वी, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में पढ़ना ज्योग्राफी होता है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक देश से आई हुई है। ये ग्रीक यूनान देश से आई है, ग्रीक यूनान देश से आई हुई है, ग्रीक यूनान देश से आई हुई है। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछेगा ज्योग्राफी किस शब्द से आया है, तो ग्रीक देश से आया है, ग्रीक या यूनान देश से आप बोल सकते हैं। ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा है, जो बोलना है सो बोलिए, दोनों चीज एक ही है। तो ग्रीक या यूनानी भाषा है, यूनान देश से आया हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, द अर्थ और टू स्टडी। दोनों का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी। तो देखिए भूगोल के जो प्रकार पढ़ेंगे उसमें हम लोग को पढ़ना है एक नंबर में भूगोल का प्रकार। सबसे पहले आता है देखिए भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल। दूसरा आता है हम लोग का आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल देखिए, तो आर्थिक भूगोल, और आपको पता होना चाहिए बच्चे कि भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल का या एक और नाम दे सकते हैं मानव भूगोल, मानव भूगोल बोलते हैं। तो भूगोल के प्रकार भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल कहते हैं। अब आता है कि भौतिक भूगोल क्या होता है। देखिए भौतिक का मतलब हो गया फिजिकल के बारे में। ठीक है ना, इसमें क्या आएगा ना कि जो हमारी
इसमें इस भूगोल को 5 भागों में बांट दी गई है। पहला क्या आता है देखते हैं इसको भौतिक भूगोल में। पहला 1 नंबर पे क्या होता है, ब्रह्मांड, 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 या आप इसको बोल सकते हैं खगोल के बारे में, खगोल। दूसरा आता है आपका भूगणितीय, भूगणितीय, और तीसरा आता है भू आकृति, भू आकृति, और चौथा आपका आता है बच्चे ध्यान दीजिएगा जलमंडल, और उसके बाद आपका आता है आपका समुद्र, समुद्र मंडल। तो हम लोग भूगोल में क्या पढ़े हम लोग, तो भूगोल में पढ़े कि भूगोल का प्रकार जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, इसके बारे में देखा, ब्रह्मांड, खगोल, भूगणितीय, भू आकृति और जलमंडल, समुद्र मंडल। देखिए अब समुद्र मंडल जलमंडल दोनों को अगर देखा जाए तो सेम ही मिलता है। अगर इसको हम ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, समुद्र मंडल और जलमंडल को हम एक में डाल देते हैं और इसको हम लिख लेते हैं जलवायु, जिसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ना होता है आपको। तो भौतिक भूगोल में इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। अब आता है मानव भूगोल में क्या पढ़ना है। देखिए मानव भूगोल में आपको कृषि के बारे में पढ़ना है, कृषि के बारे में, संसाधन के बारे में पढ़ना है, कृषि संसाधन के बारे में पढ़ना है आपको। अब आगे देखते हैं ध्यान से। इसके बाद आपका बाबू आता है उद्योग के बारे में पढ़ना है, और उद्योग के बाद यातायात के बारे में पढ़ना है, यातायात के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा सभी बच्चों ने भूगोल के प्रकार दो, भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना, ब्रह्मांड और खगोल के बारे में पढ़ना, उसके बाद भूगणितीय, भू आकृति, जलवायु के बारे में, समुद्र मंडल के बारे में, या इसको जलमंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मानव भूगोल, और इसमें क्या पढ़ना है आपको, कृषि के बारे में, संसाधन के बारे में, उद्योग के बारे में और यातायात के बारे में। देखिए आपको यहाँ समुद्र में नहीं डूबना है, आप बीपीएससी वाले बच्चे नहीं है, बीपीएससी नहीं है, यूपीएससी आपके स्टूडेंट नहीं है, हम लोग बिहार पुलिस में हैं। हम लोग को वही पढ़ना है लिमिट के हिसाब से जो एग्जाम में आए और एग्जाम में हम लोग लिख सके। ठीक है, अगर इसको समुद्र में डुबाया जाएगा तो बहुत अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में डूबना होगा। तो हम लोग उतनी गहराई में नहीं डूबेंगे, समय भी कम बचा हुआ, मात्र 3 मंथ बचा हुआ है एग्जाम के लिए। तो वहीं पढ़े जो एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन हो, एग्जाम में आए और हम लोग आराम से संतुष्टि से एग्जाम दे सके, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, भूगोल के प्रकार के बारे में पढ़ा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे, मोबाइल वाला फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए इसको जल्दी से, थोड़ा वहां पे रुकिए। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे भूगोल को, खूब अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर भूगोल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल के प्रकार क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको, और बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में टफ है, पूछेगा। अब देखिए भूगोल को 2 चीजों के रूप में बांटा गया है। एक भूगोल को, ये है आपका, देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल, और दूसरा आता है हम लोग का प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। तो फिर भूगोल को हमने क्या बांटा, प्रादेशिक भूगोल 2 भागों में बांटा, व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। पूछा जाएगा आपसे कि व्यवस्थित भूगोल में क्या पढ़ना होता है, इसमें पूरे संपूर्ण पृथ्वी के बारे में स्टडी करना होता है, पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, किसी एक प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में, किसी एक प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में स्टडी करना होता है। तो समझ में आ गया, प्रादेशिक भूगोल पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, अर्थ पूछेगा तो प्रादेशिक मतलब किसी एक प्रदेश के बारे में, और व्यवस्थित भूगोल का मतलब व्यवस्था, मतलब पूरी पृथ्वी की ढांचा, स्ट्रक्चर, संरचना, उसके बारे में क्या होता है, पढ़ना होता है, या पूरा पृथ्वी के बारे में। और यहाँ पे क्या समझना है हमको, केवल एक प्रदेश के बारे में स्टडी करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्लियर हो चुका। अब देखिए व्यवस्थित भूगोल में अब इसके जनक पढ़ते हैं। देखिए व्यवस्थित भूगोल में आपका क्या आ जाएगा, प्राचीन, प्राचीन और आधुनिक, प्राचीन और आधुनिक। अब देखिए प्रादेशिक भूगोल में इसके हम लोग जनक पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके जनक, जनक का मतलब होता है फादर। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ प्राचीन, प्राचीन एक तरफ में, एक तरफ क्या पढ़ेंगे, आधुनिक। तो देखिए, तो व्यवस्थित भूगोल के जनक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है, बिहार पुलिस के एग्जाम में, कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, प्राचीन, प्राचीन कौन है और आधुनिक कौन है, और प्रादेशिक भूगोल में प्राचीन के जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है। देखिए इसमें प्राचीन जनक आ जाएंगे आपके इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज आएंगे,
और इसमें क्या आएंगे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमबोल्ट, इनका पूरा नाम होता है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, लिख देते हैं पूरा नाम, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। ठीक है, अब आते हैं प्रादेशिक भूगोल में कौन कौन है, देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें आएंगे आपके हिकेटियस, इसमें कार्टर। चलिए इसको सब आदमी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, भूगोल के प्रकार दो, एक पढ़ा व्यवस्थित भूगोल, एक पढ़ा प्रादेशिक भूगोल। व्यवस्थित भूगोल में क्या पढ़ा था, व्यवस्थित भूगोल का मतलब क्या होता है, किसी एक हमारे पूरे संपूर्ण पृथ्वी के बारे में, इसमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में स्टडी होता है, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि व्यवस्थित भूगोल क्या है, तो संपूर्ण पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है। और प्रादेशिक भूगोल का मतलब किसी एक प्रदेश के बारे में, किसी एक प्रदेश क्षेत्र के बारे में, किसी एक प्रदेश क्षेत्र के बारे में, इसमें किसी एक प्रदेश क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है प्रादेशिक भूगोल में। अब आता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो प्राचीन में कौन है, इरेटोस्थेनीज, और आधुनिक में क्या, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। और प्रादेशिक भूगोल के जनक प्राचीन और आधुनिक, प्राचीन में कौन आएगा, हिकेटियस, और आधुनिक में क्या आएगा, कॉल रीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब तो हम लोग समझ में आ चुका, भूगोल के प्रकार भी पढ़ चुके हैं, दो टाइप के प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। सबसे पहले ब्रह्मांड को खत्म करेंगे हम लोग, सबसे आसान है, जल्दी समझ में आएगा आपको। उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास कर रहे थे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना सभी बच्चे ध्यान से। यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में देखिए। अब हम लोग क्लास कर चुके थे, भूगोल के प्रकार पढ़ लिए, भूगोल के जनक के बारे में पूरे अच्छे से सीख लिए। वो एकदम पूरा विस्तार से आपको शुरू से समझाया गया, स्टार्टिंग से पूरी कहानी है। ठीक है, अब कहानी है कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया था, पता है सबको, भौतिक भूगोल और दूसरा क्या था आपका, आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको आए थे, सबको पता है, 5 आए थे। पहला कौन कौन हम लोग आए थे, ब्रह्मांड। तब सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड को बोलेंगे कॉस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजी। तो आपसे कोई पूछेगा कि ज्योग्राफी में आप कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, तो आप बोलेंगे कि हम कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़े हैं। यहाँ से कॉस्मोलॉजी के एकदम शुरू से कहानी चल रहा है, यहाँ पे एक टॉपिक कोई छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन आपको इसमें से एग्जाम में एकदम दिमाग पर रखना है कि पूछेगा क्या। बिहार पुलिस है, बहुत सारा क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी देता है। अब विचलित नहीं होना है, ध्यान से देखना है दिमाग पे। ब्रह्मांड क्या होता है, पूछ देगा ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो देखिए, दृश्य और अदृश्य, क्या बोलेंगे, दृश्य और अदृश्य वाले भाग को, जो दिखाई दे या जो दिखाई ना दे, जो दिखाई दे या जो दिखाई ना दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, वो दिखाई देता है। हम लोग यहाँ से सिर से ऊपर उठाते हैं और देखते हैं तो एक स्पेस अंतरिक्ष दिखाई देता है, देखते हैं ना बाबू। लेकिन उसके ऊपर का भाग दिखाई देता है, नहीं देता है। सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो दिखाई दे और जो दिखाई ना दे, ठीक है, जो दिखाई दे दिखाई ना दे, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स कहते हैं। यानी दृश्य और अदृश्य वाले भाग को, दृश्य और अदृश्य वाले भाग को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, यूनिवर्स किसे कहते हैं। कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड का वह भाग जो दिखाई दे और जो दिखाई ना दे, उसे हम यूनिवर्स ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, ये टाइप्स है, इसका टाइप्स है। चलिए सुनते हैं, टाइप्स है। एक खुला है, एक सपाट है, एक बंद है। पूछ देगा एग्जाम में कि यूनिवर्स कितने प्रकार के होते हैं। यूनिवर्स 3 प्रकार के होते हैं, एक खुला, एक बंद, एक खुला, एक सपाट और एक बंद। खुला क्या होता है, खुला में क्या होता है कि यहाँ विस्तार होगा, यानी स्पेस और बड़े होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, दूरियां बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, खुला में विस्तार होगा। ठीक है, सपाट, सपाट का मतलब हो गया सपाट, तो कुछ ही सपाट नहीं होता है। जैसे बोर्ड को हम पृथ्वी पर रख देंगे तो एकदम बराबर हो जाएगा, एक रेखा में हो जाएगा। तो सपाट में भी क्या होगा, पूछेगा क्या सपाट में अंत ब्रह्मांड का विकास होगा, तो बोलेंगे सपाट और खुला दोनों में ब्रह्मांड का विकास होगा। ये फैलेंगे, लेकिन जो बंद होगा वो फैलेंगे नहीं, वो सिकुड़ करके आ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे।
ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको। कोई चीज को डिब्बा पैक है, बंद है, तो क्या हम उसके अंदर डाल सकते हैं? क्या डाल कैसे डालेंगे? पूरा सील है, पूरा पैक है, वहां से तो कुछ रखा नहीं जा सकता है। जब कोई चीज खुला होगा तो हम उसमें वस्तु को रखते जाएंगे, तब तक रखेंगे जब तक वो पूरा पूरा भर नहीं जाए। आ गया समझ में? तो खुला और सपाट दोनों अवस्थाओं में विस्तार होगा, विस्तार बढ़ेंगे, ठीक है ना। अंतरिक्ष की दूरियां, ब्रह्मांड की दूरियां बढ़ेगी, ब्रह्मांड की दूरियां बढ़ेगी, और बंद वाले में दूरियां नहीं बढ़ेगी, वहीं पे सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि खुले ब्रह्मांड के बारे में, खुला ब्रह्मांड क्या है, कि फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो क्या बोलेंगे? खुला है, फैलेगा, विस्तार होगा, विकास होगा, दूरियां बढ़ेगी। सपाट में भी क्या होगा? दूरियां बढ़ेगी, विस्तार होगा, लेकिन बंद में विस्तार नहीं होगा। कंप्लीट खत्म हो चुका। तो ये हम लोग का ये हो गया। यूनिवर्स का निर्माण कैसे होता है? एग्जाम में पूछेगा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। कितनी विधियों से? 2 विधि है, याद रखना, 2 विधियों से होता है ब्रह्मांड का निर्माण। एक दृश्य, एक अदृश्य। दृश्य को विजुअल बोलते हैं, अदृश्य को नॉन विजुअल बोलते हैं। दृश्य का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, अदृश्य नहीं, जिसको देखा नहीं जा सके। अब ब्रह्मांड में किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, पृथ्वी को नहीं देखते हैं, पृथ्वी दिखता है, पृथ्वी ब्रह्मांड का हिस्सा है, चंद्रमा भी ब्रह्मांड का क्या हिस्सा है। हम दूरबीन के माध्यम से हम देख सकते हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह को देख सकते हैं। क्या आप ऊर्जा को देख सकते हैं? जी नहीं, हम ऊर्जाओं को नहीं देख सकते। ब्रह्मांड में कैसे ऊर्जा बन रहा है, ब्रह्मांड में ऊर्जा कैसे बनना, उसको देख नहीं सकते हैं। तो पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कितने तरीकों से हुआ है? तो ब्रह्मांड का निर्माण 2 तरीकों से हुआ है। एक क्या होगा? दृश्य, और एक क्या होगा? अदृश्य। दृश्य मतलब जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं, बढ़िया कल्पना करके देख भी सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। पृथ्वी को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। अब बुध ग्रह, शुक्र ग्रह नहीं दिखेगा तो हम दूरबीन के माध्यम से उसको देख सकते हैं। क्लियर, कंप्लीटेड, याद हो गया। अब आइए, तो दृश्य कैसे बना? दृश्य पदार्थ से बना। कैसे बना? पदार्थ से बना। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, आप जानते हैं पदार्थ कैसे बनते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, पार्टिकल्स से बने होते हैं, छोटे छोटे कण, अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो ये दृश्य पदार्थ होते हैं, और मतलब पदार्थ होते हैं। और अदृश्य में क्या आ जाएंगे? ऊर्जाएं आ जाएंगे। क्या ब्रह्मांड में ऊर्जा कैसे बन रहा है वो दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। सूर्य के अंदर ऊर्जा कैसे बन रहा है वो दिखाई देता है क्या? नहीं। तारों के अंदर ऊर्जा कैसे बन रहा है वो दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देते हैं। कंप्लीटेड, समझ में आ गया। तो ब्रह्मांड का निर्माण कितने तरीकों से? 2, दृश्य और अदृश्य। दृश्य में क्या आ जाएंगे? पदार्थ, अदृश्य में क्या आ जाएंगे? ऊर्जा। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन भी पूछ देगा कि दृश्य में कौन से आएंगे, 4 ऑप्शन देगा, तो आपको पदार्थ पे टिक मारना, अदृश्य में ऊर्जा पे टिक मारना। कंप्लीट। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं, सूर्य और तारों के अंदर कैसे ऊर्जा के निर्माण हो रहा है, दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। ये कंप्लीट खत्म हो गया। अब देखिए हम स्पेस पढ़ रहे हैं। पूछा जाए स्पेस किसे कहते हैं? 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी। क्या बोलेंगे? 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पेस कहते हैं। ठीक है ना। कोई कहेगा स्पेस क्या है? देखिए, पृथ्वी के तल से जमीन जो हम लोग जिस पे हम लोग है ना, उससे थोड़ा सा आप इंच ऊपर उठ जाइए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, तो वो हम बोलेंगे हम स्पेस में है, हवा में है। कोई चीज हवा में है वो स्पेस में है। एक पक्षी उड़ रहा है, हवा में ना उड़ता है, स्पेस में, वो भी इसको भी बोलेंगे स्पेस में। एरोप्लेन उड़ रहा है, किसमें? स्पेस में। तो 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गया। स्पेस कितनी प्रकार के होते हैं? कुल मिला के टोटल ये 5 प्रकार के स्पेस होते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि स्पेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्पेस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष इसको बोलते हैं हम लोग। पहला आता है जियो स्पेस, दूसरा आता है सिस ल्यूनर स्पेस और हेलियो स्पेस, इंटर स्टेलर स्पेस और इंटर गैलेक्टिक स्पेस। देखिए एग्जाम में पूछ देगा आपसे ऑप्शन में। ठीक है, कोई देगा हेलियो स्पेस। हेलियो स्पेस किसका है? किसका है? तो स्पेस का भाग है। किसका भाग है? स्पेस का भाग है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल सकता है। तो स्पेस कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। कौन कौन? जियो स्पेस, सिस ल्यूनर स्पेस, हेलियो स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस और इंटर गैलेक्टिक स्पेस। अब इसके बारे में आप सोचेंगे ये क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। जियो स्पेस,
पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर का भाग, यानी पृथ्वी जमीन से लेके 100 किलोमीटर तक का एरिया के को क्या बोलते हैं, जियो स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं सिसल्यूनर स्पेस, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से चंद्रमा के मध्य का भाग, यानी पृथ्वी से लेकर और 100 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से, अब जहां 100 किलोमीटर आ रहा है ना, या ये जियो स्पेस, जियो स्पेस के 100 किलोमीटर से उसके ऊपर से चंद्रमा के बीच का भाग, चंद्रमा के बीच का भाग सिसल्यूनर स्पेस बोलते हैं। हेलियो स्पेस क्या होता है, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का भाग, सूर्य के अंदर मैग्नेटिक पावर होता है, समझ में ना, उसके मैग्नेटिक पावर को क्या बोलते हैं, हेलियो स्पेस बोलते हैं। अब ये देखते हैं क्या है, दो तारों के मध्य का भाग, अब रात में देखते हैं दो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी, मध्य मतलब क्या होता है, बीच की दूरी, उस दूरी को क्या बोलते हैं, इंटर स्टेलर स्पेस बोलते हैं। अब अगला इंटर गैलेक्टिक स्पेस क्या होता है, दो आकाश गंगाओं के मध्य का भाग। एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, दो आकाश गंगाओं के मध्य के बीच के भाग को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये तो आपको तैयार करना पड़ेगा कंप्लीट रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वहीं से चल रहा है ना, कौ मिनट हुआ था, 21 मिनट, बहुत लंबा वीडियो, बहुत ज्यादा नेट लगेगा इसमें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या होता है, कॉस्मोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड में सबसे पहले स्टार के बारे में पढ़ेंगे, तारा के बारे में। ठीक है, तारा कैसे बनते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा, तारा का निर्माण कैसे होता है, जो बातें समझाई जा रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए ऐसी मान्यता है, साइंस के जो वैज्ञानिक हैं उनकी मान्यता है कि सबसे पहले कोई विरल गैसें, खूब ध्यान से सुनिएगा, विरल गैसें, विरल गैसें, चारों तरफ की गैसें, चारों तरफ की जो गैसें थी, वो चारों तरफ की गैसें को हम लोग बोलते हैं विरल गैस। तो ब्रह्मांड में याद रखना, ब्रह्मांड में चारों तरफ की गैसें जिसको हम लोग बोलते हैं विरल गैसें, ये विरल गैसें क्या हुआ, एक जगह पे आके मिली और मिलने के बाद एक आकृति बनाई, एक आकृति बनाई, इस आकृति को हम मालूम है क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। फिर से बात करते हैं, चारों तरफ की बादलें, चारों तरफ की गैसें, चारों तरफ की जलवाष्प, चारों तरफ की गैसें, जलवाष्प और बादलें जब एक जगह पे मतलब इकट्ठा हुआ तो एक आकार में बन गए, एक आकार ले लिए, एक आकृति बन गए, जिसको हम क्या बोले, निहारिका कहते हैं। क्लियर है, ये क्या बोले, विरल गैस में क्या समझा, चारों तरफ की क्या बोलेंगे, चारों तरफ की गैसें, धूलकण, जलवाष्प, ठीक है ना, समझ में ना, बादलें जब एक जगह पे इकट्ठा हुआ तो एक आकार में बन गए, उस आकार को क्या बोलते हैं, निहारिका कहते हैं। आपको पता होना चाहिए जब बहुत सारी गैसें एक जगह